गुड मॉर्निंग सभी मित्रों, मैं काला सर आप लोगों के लिए एक बार फिर श्री द्रोणाचार्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हाजिर हूँ। ठीक है ना। हम बात कर रहे थे इस वीडियो से पहले अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन के बाद में हमने देख लिया था प्रयोगशाला विधि, और आज बात करेंगे प्रश्नावली विधि किसे कहते हैं। मैं हर वीडियो में यही चर्चा करता हूँ कि आप जब भी किसी भी विषय वस्तु को पढ़ो, कोई भी प्रश्न पढ़ो, तो वहां पर शब्द से आंसर निकालने की कोशिश करो, शब्द का अर्थ निकालने की। सबसे इंपॉर्टेंट है अर्थ। अगर अर्थ निकाल लिया तो काफी हद तक हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। भाई वो चीज समझ में आ जाएगी, अर्थ पे डिपेंड करती है। अगर अर्थ ही समझ में नहीं आया तो हम नहीं बता सकते। इस प्रश्नावली विधि से कोई भी प्रश्न आता है तो उसका उत्तर नहीं दे सकते। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, इसी विधि के नाम से ही इसका अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। प्रश्नावली विधि कहते किसे? सबसे पहले बात करेंगे प्रश्नावली विधि कहते किसे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रश्नावली विधि से पहले एक विधि चलती थी, प्रश्नोत्तर विधि। कौन सी विधि? प्रश्नोत्तर विधि। एक प्राचीन विधि है, बहुत ही प्राचीन विधि है। भाई प्राचीन काल में मौखिक अभिव्यक्ति के आधार पर ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता था। वैदिक काल की बात करें, वैदिक काल में लिखने जैसी कोई सामग्री नहीं थी, तो जितना भी अध्ययन अध्यापन का कार्य होता था वह मौखिक ही होता था। ठीक है ना। और मौखिक रूप से एक अध्यापक प्रश्नों का सहारा लेते हुए अपनी अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता था। तो उस विधि को कहा जाता था प्रश्नोत्तर विधि। और प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है सुकरात को। किसको माना जाता है? सुकरात को। अगर सेम वही चीज है, मौखिक रूप से अगर प्रश्नों का सहारा लेते हुए किसी बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, किसी बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है, तो वह विधि तो कहलाएगी प्रश्नावली विधि। अगर उन्हीं प्रश्नों को लिखित रूप में, यानी कि कैसा रूप दे दे, अब उन्हीं प्रश्नों को लिखकर मूर्त रूप दे दिया जाए और लिखकर प्रश्नों को बालकों के सामने रख दिया जाए और बालक उन प्रश्नों को पढ़कर उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो वह विधि कहलाती है कौन सी विधि? प्रश्नावली विधि। तो हम कह सकते हैं कि इस विधि में प्रश्नों की एक लंबी सूची तैयार की जाती है। इस विधि में प्रश्नों की एक लंबी सूची तैयार की जाती है और जिसके माध्यम से बालक के व्यवहार का, देखो, प्रश्नों की लंबी सूची तैयार की जाती है और उनके माध्यम से प्रश्नों की लंबी सूची तैयार की जाती है और उसके माध्यम से बालक के व्यवहार का या व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। तो वह विधि कहलाती है कौन सी विधि कहलाती है? प्रश्नावली विधि कहलाती है। यानी कि सामान्य भाषा में हम अर्थ निकाल लिया कि प्रश्नावली विधि में एक प्रश्नों की लंबी सूची, यानी कि 10, 20, 50 प्रश्न तैयार किए जाते हैं और वो प्रश्न तैयार करके लिखित रूप से बालकों को दे दिए जाते हैं और बालक एक एक प्रश्न को पढ़ता जाता है और उनका आंसर देता जाता है। और उसी के माध्यम से आंसर देने के साथ साथ ही जैसे जैसे वह आंसर देता जाएगा उसके व्यवहार की जानकारी हमारे को पता चलती जाती है। यानी कि किसको पता चल जाती है? अध्ययनकर्ता को उसके व्यवहार की जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना। तो प्रश्नों की एक लंबी सूची तैयार की जाती है। सामान्य से अर्थ हो गया कि प्रश्नावली विधि उसे कहेंगे, यानी कि वह विधि जिसमें एक प्रश्नों की लंबी सूची तैयार की जाती है और जिसके माध्यम से बालक के व्यवहार का या बालक के व्यक्तित्व की जानकारी प्राप्त की जाती है, उसी विधि को प्रश्नावली विधि कहते हैं। ठीक है ना। अब प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है साहब? टाइप्स, प्रश्नावली के प्रकार। अब देखो साहब, प्रश्नावली के प्रकार। अब देखो प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है। सामान्य से मैं बताऊंगा प्रश्नावली कितनी। देखो, रिली एवं लेविस के अनुसार प्रश्नावली 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कहते हैं? रिली एवं लेविस कहते हैं कि प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 देखो, नंबर 1 बंद प्रश्नावली,
नंबर 2 खुली प्रश्नावली। देखो नंबर 1 बंद प्रश्नावली, नंबर 2 खुली प्रश्नावली और नंबर 3 चित्रित प्रश्नावली। चित्रित प्रश्नावली। नंबर 1 बात करें बंद प्रश्नावली, यानी कि वह प्रश्नावली वैसे प्रश्न जिनका उत्तर निश्चित हो, जिनमें एक बालक या व्यक्ति खुलकर विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, वह प्रश्नावली कहलाती है। कौन सी प्रश्नावली कहलाती है? बंद प्रश्नावली कहलाती। देखो सामान्य सी बात, यानी कि ऐसी प्रश्नावली जिनके उत्तर क्या हो? निश्चित हो, यानी कि एक व्यक्ति खुलकर अगर चाहे तो भी विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, वह प्रश्नावली कहलाती है बंद प्रश्नावली। ठीक है ना? जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। भाई वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली किसमें आएगी? बंद प्रश्नावली में। उत्तर निश्चित होते हैं, यानी कि आप ऑप्शन वाले, कौन से? ऑप्शन वाले जो प्रश्न आते हैं, ऑप्शन वाले जो प्रश्न आते हैं वो किस में आएंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली में। जैसे आप रीट की एग्जाम दे रहे हो, रीट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना? तो रीट की एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर खुलकर अभिव्यक्ति थोड़ी करते हो, वहां पर आपको ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से एक आंसर देना ही देना पड़ेगा। तो वह कौन सी प्रश्नावली कहलाएगी? बंद प्रश्नावली। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस में आएंगे? यहां से भी प्रश्न आता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन सी प्रश्नावली के भाग हैं, खुली के हैं कि चित्रित के हैं कि बंद प्रश्नावली के? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमेशा कौन सी प्रश्नावली के होते हैं? बंद प्रश्नावली के होते हैं। नंबर 2 रिक्त स्थान वाले। रिक्त स्थान वाले प्रश्न, रिक्त स्थान वाले भी किस में आएंगे? यानी कि उत्तर क्या होता है? उनका भी निश्चित ही होता है, यानी कि रिक्त स्थान वाले अरे 10वीं में 12वीं में आप कभी भी एग्जाम दिए तो पहले तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने के बाद में रिक्त स्थान वाले एक शब्द वाले उत्तर, यानी कि जिसमें रिक्त स्थान दे दिया जाता है। जैसे भारत की राजधानी ... है, भारत की राजधानी ... है। अब भारत की राजधानी क्या है? अब आपको एक ही शब्द में आंसर देना है कि भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। तो रिक्त स्थान वाले भी किस में आएंगे? बंद प्रश्नावली में आएंगे। किस में आएंगे? बंद प्रश्नावली में। इसी के साथ ही मिलान वाले आते नहीं आते? आपको रिट में भी मिल जाएंगे मिलान वाले क्वेश्चन, यानी कि एक तरफ दे दिया जैसे राजस्थान की राजधानी, फिर भारत की राजधानी, फिर भारत की स्वर्ण नगरी, अब अलग अलग दे देंगे ऑप्शन। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है, लेकिन दे दिया कहां पर? नीचे दे दिया। तो उनको मिलान वाले प्रश्न भी किस में आएंगे? बंद प्रश्नावली में आएंगे। ठीक है ना? तो ऐसे प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान वाले प्रश्न, मिलान वाले प्रश्न किस में आते हैं? बंद प्रश्नावली में आते हैं। यहाँ से काफी बार एग्जाम में पूछते हैं कि निम्न प्रकार के प्रश्न कौन सी प्रश्नावली के भाग है। इसी के साथ जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लूं, बाद में करेंगे एग्जाम्पल की बात। पहले नंबर देखते हैं खुली प्रश्नावली किसे कहते हैं? कौन सी खुली प्रश्नावली किसे कहते हैं? यानी कि हम कह सकते हैं ऐसी प्रश्नावली जिसमें विचारों की अभिव्यक्ति खुलकर की जाती है। ऐसी प्रश्नावली जिसमें विचारों की अभिव्यक्ति खुलकर की जाती है, कौन सी प्रश्नावली कहलाती है? खुली प्रश्नावली कहलाती है। यहाँ पर एक से ज्यादा शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि वह प्रश्नावली वहां पर आपको कोई बाइंडिंग नहीं है, खुलकर विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है, खुली प्रश्नावली कहलाती है। जैसे हम बात करें लघुरात्मक, कौन से? लघुरात्मक, निबंधात्मक। निबंधात्मक ये प्रश्न किस में आते हैं? निबंधात्मक प्रश्न, यहाँ पर खुलकर विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है, एक शब्द में नहीं, आप 100 शब्दों में, 500 शब्दों में, 1000 शब्दों में, ठीक है ना, आप बता सकते हो। वो किस में आएंगे? खुली प्रश्नावली में आएंगे। ठीक है ना? एक होती है नंबर 3 प्रकार की चित्रित प्रश्नावली। कौन सी होती है? चित्रित प्रश्नावली, यानी कि ऐसी प्रश्नावली जिसमें चित्रों के माध्यम से बालक या व्यक्ति के व्यक्तित्व की जानकारी का पता लगाया जाता है, वह प्रश्नावली कौन सी कहलाएगी? चित्रित प्रश्नावली कहलाएगी। जैसे पागल व्यक्ति, अब पागल व्यक्ति है साहब, अब पागल व्यक्ति थोड़ा बहुत मानसिक रूप से मंद बालक है। अब मंद बुद्धि वाला बालक
ना तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रयोग कर सकता है, ना कि लघुरात्मक प्रश्नों का, ना कि रिक्त स्थान वाले और ना मिलान वाले। लेकिन उससे कहे कि अगर मंदबुद्धि बालक है कि एक मनुष्य की आकृति का निर्माण करो, मनुष्य की आकृति का निर्माण करो, यानी कि मनुष्य की आकृति बनाओ, ठीक है ना। अगर उससे चित्र बनाया जाता है और चित्र बनाकर उस चित्र की कलाकृति की ओर ध्यान नहीं देकर शरीर के अंगों के अनुपात के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि अंगों का अनुपात सही बना रहा है या नहीं बना रहा है। अगर अंगों के अनुपात में बहुत ज्यादा अंतर है तो वो बहुत ज्यादा मंदबुद्धि है, यानी कि पागल व्यक्ति बहुत पागल स्तर पर क्या है, ज्यादा, और अनुपात थोड़ा ठीक है तो मंदबुद्धि कम है, यानी कि ज्यादा स्तर डाउन नहीं है। तो पर्सनल मैट्रिक्स वाले पर्सन हम कह सकते हैं कौन से, मैट्रिक्स वाले पर्सन। मैट्रिक्स वाले पर्सन देखे नहीं देखे, अरे रीजनिंग में एक आकृति दे दी त्रिभुज की साहब, या कोई भी एक आकृति दे दी और उसको उस आकृति के ऑप्शन में 4 पार्ट दिए, उस आकृति का एक पार्ट क्या कर देते, गायब कर देते, और गायब करने के बाद में पूछते कि निम्न में से किस आकृति से इस आकृति की पूर्ति हो सकती है। अरे पुराना नोकिया 1100 वगैरह में फोन वो आता था ना, एक गेम, कौन सा, एक मनुष्य की आकृति होती थी और उस आकृति को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता था और उसको वापस मिलाया जाता, ठीक है ना। तो वो गेम किस पर आधारित था, चित्रित प्रश्नावली पर आधारित था, कौन कितना जल्दी उस मनुष्य की आकृति को पूरा करता है। तो प्रश्नावली कितने प्रकार की हो गई, 3 प्रकार की हो गई, बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली और चित्रित प्रश्नावली। अब बात करते हैं एग्जाम्पल, किसकी बात करें, एग्जाम्पल की। अब देखो एग्जाम्पल के आधार पर, जैसे मैं आप इसे व्यवहारिक जीवन से एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपसे पूछूं आप बताओ किसकी नौकरी करना चाहते हो, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, या रिट की तैयारी करना चाहते हो, या रिट में 3rd ग्रेड में लगना चाहते हो, कांस्टेबल बनना चाहते हो, पटवार बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, ठीक है ना। सिर्फ आपके पास ऑप्शन दिए, क्या दिए, ऑप्शन। इंटरव्यू, अरे इंटरव्यू दिया है कभी, जैसे ही इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर पहला प्रश्न यही होता है कि आप ये नौकरी क्यों करना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो। अगर आपने कह दिया कि मैं 3rd ग्रेड मास्टर बनना चाहता हूं, ठीक है ना, तो दूसरा जवाब होगा, ठीक है ना, तो आपने आंसर दे दिया एक ही शब्द में, 3rd ग्रेड अध्यापक, 3rd ग्रेड अध्यापक। अध्यापक अध्यापक होता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 3rd ग्रेड हो चाहे 2nd ग्रेड हो चाहे 1st ग्रेड हो, समाज में उतनी इज्जत है जितनी 3rd ग्रेड की है ना, उतनी इज्जत 1st ग्रेड की भी होती है। कभी सुना है ऐसा कि 3rd ग्रेड गुरुजी नमस्कार, 2nd ग्रेड गुरुजी नमस्कार, अलग अलग थोड़ी बोलते हैं, अध्यापक अध्यापक ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे ऑप्शन भी पूछ लिया कि आप बताओ किसकी नौकरी करना चाहते हो, आपने कह दिया साहब 3rd ग्रेड अध्यापक बनना चाहते हैं। दूसरा, खुली प्रश्नावली में प्रश्न कर सकते हैं, 3rd ग्रेड मास्टरी क्यों बनना चाहते हो, आप कांस्टेबल क्यों नहीं बनना चाहते, आप RAS क्यों नहीं बनना चाहते, ठीक है ना। यहाँ पर आप खुलकर विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हो, ठीक है ना। खुलकर विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, नहीं कर सकते, खुलकर विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। मैं इस देश के भविष्य का निर्माण करना चाहता हूं क्योंकि बच्चे इस देश के भविष्य हैं, ठीक है ना। तो खुलकर विचारों की अभिव्यक्ति कर दी, कौन सी प्रश्नावली में, खुली प्रश्नावली। चित्रित प्रश्नावली में देखिए, चित्र बना के बता कहां पर जॉब करना चाहता है। अब चित्र में आप अगर जयपुर में करोगे थोड़ी बहुत हरियाली होगी, डूंगरपुर बांसवाड़ा में करोगे जंगलों के दर से, और अगर जैसलमेर जिले की सम तहसील वहां पर बालू के टीले ही टीले बनाओगे आप, कौन सी प्रश्नावली हो गई, चित्रित प्रश्नावली, ठीक है ना। अब आपने देखा होगा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन होते हैं, नंबर 1 बंद प्रश्नावली में अगर 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड 1st ग्रेड बन गए तो बहुत ऑप्शन आएंगे बेटे, आएंगे नहीं आएंगे, ऑप्शन बहुत आते हैं कि किससे करना चाहता है बता, 4, अगर 1st ग्रेड बन गए 4 लड़कियों के ऑप्शन आ गए, बता किससे शादी करना चाहता है, ठीक है ना। हो गए नहीं हो गए। अब साहब ऑप्शन में आप टिक ने कर दिया कि इससे करना चाहता हूं, दूसरी बार खुली कि इससे ही क्यों, कि भाभी 1st ग्रेड है, मैं 60,000 कमाऊं तो भाभी कितना कमाओ है, 60,000 ही कमाओ से साहब, खुलकर विचारों की अभिव्यक्ति कर दी, ठीक है ना। तीसरा, चित्रित कि मैं भी 2nd ग्रेड से ही करना, 1st ग्रेड से करना चाहता हूँ, कि कम से कम चित्र बना के बता दे कैसे, अगर नौकरी लग गई तो पूरी पूर्ति हो जाएगी, नौकरी नहीं लगी ना तो घूमते फिरोगे मार्केट में, ठीक है ना, जैसे हो वैसे के वैसे ही। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत। प्रश्नावली रिली एवं लेस ने कितने प्रकार की बताई, 3 प्रकार की, बंद प्रश्नावली, खुले प्रश्नावली और चित्रित प्रश्नावली। यहाँ से भी काफी बार प्रश्न आता कि प्रश्नावली विधि का जनक, प्रश्नावली विधि का जनक आपने देख लिया, प्रश्नोत्तर विधि का तो जनक कौन है, सुकरात, और प्रश्नावली विधि का जनक कौन है,
आर.एस. वुडवर्थ, आर.एस. वुडवर्थ। प्रश्नावली विधि किसने दी थी? आर.एस. वुडवर्थ ने दी थी। भाई प्रश्नोत्तर विधि का ये लिखित रूप क्या है? प्रश्नावली विधि है। तो ऐसे भी एग्जाम में पूछ ले, बताओ प्रश्नावली विधि का दर्शन किसने दिया था, विचार किसने दिया था प्रश्नावली विधि का? तो प्रश्नावली विधि का विचार दिया था सुकरात ने दिया था, जबकि प्रश्नावली विधि को मूर्त रूप किसने दिया था? आर.एस. वुडवर्थ ने दिया था। ठीक है ना। तो यहां पर आगे प्रश्नावली विधि का जनक आर.एस. वुडवर्थ, प्रश्नोत्तर विधि का जनक सुकरात, प्रश्नावली विधि का दर्शन किसने दिया? सुकरात ने दिया। प्रश्नों की लंबी सूची तैयार की जाती है और उस जिसके माध्यम से बालक के व्यक्तित्व की जानकारी प्राप्त की जाती है, क्या कहलाती है? प्रश्नावली विधि कहलाती है। अब इससे संबंधित एक देखो, सामान्यतः पूछ ले कि सामान्यतः प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है? तो सामान्य प्रश्नावली एक और चौथी प्रश्नावली और होती है, वो होती है मिश्रित प्रश्नावली। मिश्रित प्रश्नावली यानी कि जिसमें सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है और एक प्रश्नावली का निर्माण कर लिया जाता है, वह प्रश्नावली कहलाती है कौन सी? मिश्रित प्रश्नावली। और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकता है, चारों ऑप्शन देते, बंद, खुली, चित्रित और मिश्रित। तो बताओ निम्न में से कौन सी प्रश्नावली सबसे अच्छी प्रश्नावली है? तो सबसे अच्छी प्रश्नावली कौन सी होगी? मिश्रित, जिसमें सब चीजों का आकलन किया जा सकता है। तो सबसे अच्छी कौन सी है? मिश्रित प्रश्नावली। तो बताओ कोई दिक्कत? अगर एग्जाम में पूछ ले रिले एवं लेविस के अनुसार कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। सामान्यतः कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। रिले एवं लेविस ने कौन कौन सी बताई? बंद, खुली और चित्रित। चौथी कौन सी आ गई? मिश्रित प्रश्नावली आ गई। कौन सी आ गई? मिश्रित प्रश्नावली आ गई। अब बात करते हैं प्रश्नावली विधि के महत्वपूर्ण घटक या महत्वपूर्ण विशेषताएं। महत्वपूर्ण विशेषताएं भाई कौन कौन सी विशेषताएं? विशेषताओं में से भी हर बार एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं। तो देखो यहां पर मैं प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से, इसके माध्यम से अध्ययन करेंगे हम इस क्लास में। अब आगे बात करेंगे कौन सी विधि के माध्यम से? प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से। तो बताओ इस विधि में अध्ययनकर्ता की आवश्यकता होती है क्या? इस विधि में अध्ययनकर्ता की आवश्यकता होती है क्या? इस विधि में अध्ययनकर्ता की सामने उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। अरे आप लोग अगर रीट की एग्जाम देने जा रहे हो तो क्या कोई गारंटी है कि मनुष्य चेक करेगा? कंप्यूटर भी क्या कर लेता है? कॉपियां चेक कर लेता है, क्योंकि उनका आंसर पहले से निश्चित कर लिया जाता है। तो अध्ययनकर्ता सामने उपस्थित होना आवश्यक इस विधि में नहीं है। इस विधि में नहीं। बताओ इस विधि के माध्यम से एक समय में एक बालक या एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जा सकता है, या एक से अधिक, एक का या एक से अधिक व्यक्तियों के व्यक्तित्व का, एक से अधिक व्यक्तियों के व्यक्तित्व का एक साथ अध्ययन किया जा सकता है, या सिर्फ एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जा सकता है। बताओ अरे कितनी प्रश्नों की लंबी सूची तैयार कर दी, और तैयार करने के बाद में एक को दो, चाहे 100 को दो, चाहे 1000 को दो, चाहे लाख को दो। जैसे आप रीट की एग्जाम देने जाते हो तो प्रश्न तो वे एक ही होते हैं, प्रश्नावली तो एक ही होती है, वितरित आपको 10-12 लाख में कर दी जाती है। तो एक से अधिक व्यक्तियों के व्यक्तित्व की एक बार में ही जानकारी प्राप्त की जा सकती है, यानी कि बड़े समूह पर प्रयोग किया जा सकता है। बड़े समूह पर प्रयोग किया जा सकता है। कौन सी विधि को? विधि के माध्यम से, प्रश्नावली विधि के माध्यम से। देखो इस विधि को अन्य किस नामों से जानते हैं? कह सकते हैं क्या? कागज पेंसिल विधि। कौन सी विधि कह सकते हैं? कागज पेंसिल विधि कह सकते हैं, नहीं कह सकते? भाई सामने कागज होते हैं, आप रीट की एग्जाम देने जाओगे तो क्या लेके जाओगे? एक तो पेन लेके जाओगे, ठीक है ना, और बाकी का पेपर आपको दे दिया जाएगा। तो इस विधि को एक तो कागज का प्रयोग किया जाता है, एक पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। तो इस विधि को कागज पेंसिल विधि के नाम से भी जाना जाता है। देखो इस विधि के बारे में सबसे महत्वपूर्ण लाइन आएगी जहां से हर बार क्वेश्चन आता है। यह विधि बहिर्मुखी या अंतर्मुखी
बहिर्मुखी या अंतर्मुखी निम्न में से किसके व्यक्तित्व का अध्ययन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है? बहिर्मुखी का अध्ययन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है या अंतर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है? अब बताओ, ध्यान रखना, यह विधि अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। अंतर्मुखी किसे कहते हैं? यानी कि आपने देखा होगा हमारे परिवार में जो सामाजिक कार्यों में कम भाग लेता है। अरे ऐसे बच्चे जो अपने घर पे कोई दूसरा आ गया, साहब बाहर का व्यक्ति आते ही अगर गेट से वापस अंदर भाग गया ना, वो बालक कैसा होगा? अंतर्मुखी। और अगर गेट पर कोई मेहमान आया है और उससे बातें करने लग जाए, कौन हो, कहाँ से हो, मम्मी वहां गई है, पापा वहां गए हैं, आप बैठ जाओ, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ, ये करता हूँ, बहुत सारी बातें करने लग जाता है, तो वह व्यक्ति को कैसा होगा? वह बालक बहिर्मुखी होगा। अगर गेट पर किसी परिचित व्यक्ति को देखते अगर वापस अंदर भाग जाता है तो वह कैसा कहलाएगा? अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। अब अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए अगर प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे, किसका करेंगे? प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे, तो वह अच्छी तरह आंसर नहीं दे सकता और उसके व्यक्तित्व की जानकारी अच्छी तरह प्राप्त नहीं की जा सकती। आपने देखा होगा क्लास में जब प्रश्न पूछते हैं तो कई तो बड़े खड़े होकर धड़ाले से जवाब दे देते हैं और कई, गुरुजी शर्म आओ जमन, क्या आ रही है? शर्म आ रही है, बोलते नहीं, ऐसे नीचे गर्दन करके खड़े हो जाते हैं। साहब अरे तू कुछ तो बोल, ऐसे चुपचाप खड़े रह जाते हैं। तो उनके लिए यह विधि अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। इसी के साथ हम कह सकते हैं पढ़े लिखे बहरे एवं गूंगे, पढ़े लिखे बहरे एवं गूंगे बालकों के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। पढ़े लिखे तो हैं, सुनते नहीं, और सुनते नहीं तो प्रश्नावली विधि का प्रयोग करेंगे, प्रश्नोत्तर विधि का, तो हम बोलेंगे तो वो सुनेंगे नहीं, तो आंसर कैसे देंगे? अगर गूंगे हैं तो भी नहीं दे सकते। तो पढ़े लिखे गूंगे एवं बहरे बालकों के व्यवहार का या व्यक्तित्व का अध्ययन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। अब अंतर्मुखी बालकों की विशेषता क्या होती है? भाई मैंने बता दिया कि अंतर्मुखी बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। तो देखो अंतर्मुखी के में स्वार्थी होते हैं। अंतर्मुखी बालक कैसे होते हैं? स्वार्थी होते हैं। सब कैसे होते हैं? स्वार्थी। खुद की जरूरत के लिए तो बोल लेंगे और खुद की जरूरत नहीं है तो नहीं बोलेंगे, जबकि बहिर्मुखी वाले स्वार्थी नहीं होते। ये कैसे होते हैं? एकांत प्रिय। एकांत प्रिय कैसे होते हैं? एकांत प्रिय, यानी कि लोगों में नहीं बैठेंगे, ज्यादा बालकों में नहीं बैठेंगे, घर पे अकेले चुपचाप खेलते रहते हैं, ठीक है ना। तो कैसे होते हैं? एकांत प्रिय, ठीक है ना। रूढ़िवादी कैसे होते हैं? रूढ़िवादी, यानी कि कोई नया काम नहीं करते, जैसे पुराने परदादा दादाजी चलते हैं वैसे ही आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। स्वार्थी होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, आत्मकेंद्रित कैसे होते हैं? आत्मकेंद्रितता का गुण, आत्मकेंद्रितता का गुण, खुद के बारे में ही सोचते हैं, दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, कि मम्मी पापा दादा दादी सब मेरे ही हैं, इन पे किसी दूसरे का अधिकार नहीं है। यानी कि ऐसे बालक स्वार्थी, एकांत प्रिय, रूढ़िवादी, आत्मकेंद्रितता का गुण पाया जाता है। अगर एक बालक के पास 10 खिलौने भी है ना और अंतर्मुखी प्रवृत्ति का है तो वो दूसरे को एक खिलौना भी नहीं देगा। अगर बहिर्मुखी प्रवृत्ति का है तो एक खिलौने से 10 बाल खेल लेंगे, एक साथ 10 बालक खेल लेंगे। जल्दी घबराने वाला कैसे होते हैं? जल्दी घबराने वाले, यानी छोटी सी परिस्थितियां आती है और जल्दी से घबरा जाते हैं, तो ऐसे बालक कैसे होते हैं? अंतर्मुखी। तो ऐसे बालकों के व्यवहार का, ऐसे बालकों के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की यह सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। कौन सी विधि? अंतर्मुख। कौन सी? प्रश्नावली विधि। कौन सी विधि मानी जाती है? प्रश्नावली। तो ध्यान रखना, यहां से सर्वाधिक बार प्रश्न आते हैं। यहां से क्या आते हैं? सर्वाधिक बार प्रश्न आते हैं। तो ध्यान रखना, इस विधि के माध्यम से बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए अध्ययनकर्ता सामने उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। एक बार में एक से अधिक बालकों के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जा सकता है, बड़े समूह पर प्रयोग किया जा सकता है।
इस विधि को कागज पेंसिल विधि के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्मुखी, पढ़े लिखे, बहरे एवं गूंगे बालकों के व्यवहार का या व्यक्तित्व का अध्ययन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। ठीक है ना, ये हो गई अपनी कौन सी विधि? प्रश्नावली विधि। कौन सी विधि होगी? प्रश्नावली। कितने प्रकार के रिले हैं इसके अनुसार? 3, सामान्यतः 4 प्रकार की। ठीक है, एक बार ये देख लेना दोबारा से, आराम से देखने के साथ आप कंटिन्यू जुड़े रहे। ठीक है ना, लगातार वीडियो आ रहे हैं, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, क्योंकि इस लॉकडाउन में जो बालक पढ़ लेंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और जो इस समय लापरवाही कर देंगे, इस टाइम पे लिखवा लो, उसका सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। तो कंटिन्यू जुड़े रहें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जैसे जैसे नए नए वीडियो हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, एक बार फिर मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।